Good evening, everyone. Good evening, ma'am. Good evening. Good evening. Good So- evening, ma'am. How are you all? I am fantastic. That's really good. Ma'am, जी, What about you? I'm also fine. Thank you so much. मैम कल की आपने एक वीडियो ही सेंड किया है मैम, कल का मैंने प्रोनाउन वाली। वीडियो ही सेंड किया है। ऐसा किया है मैंने क्या? यस मैम, क्योंकि ना कल मैं अटेंड नहीं कर पाई थी क्योंकि नेटवर्क इशू था, तो फिर इसलिए मैम सेकंड वाला भी चाहिए था। नहीं यार, ऐसा क्यों किया हमने आपके साथ? गलत किया हमने आपके साथ। अभी सेंड कर दूँ। नहीं, यस मैम। एक्चुअली ना वो बाय मिस्टेक छूट गया होगा, है ना, लिंक उसकी छूट गई होगी। यस मैम। जहाँ तक हमें पता है हमने तो सभी अपलोड तो किए हैं, क्योंकि सभी अपलोड किए थे, है ना। बट नो प्रॉब्लम, आई विल शेयर आफ्टर द क्लास। हाँ, मैंने क्या किया है, एक तो शेयर किया है लेकिन एक आपके साथ शेयर नहीं किया है। मैंने ऐसा किया है, ठीक है ना। आई विल डू दैट। यस मैम। यस Fine guys, I will share, don't worry, I will do that. चलिए. Okay, now tell me that how many of you have read the pronouns. कितने लोग हैं जिन्होंने pronouns read कर लिए हैं? Come on, tell me. Did you read the pronouns? Did you read the pronouns, guys? Come on, tell me. अरे बाबा, कोई कुछ बताओ तो। अच्छा, हाँ ना बोलना अपनी जिम्मेदारी है ना। This is the first way of communication. Yeah. Yeah, tell me. Did you read the pronouns? यस मैम। Okay, is there any common general doubts? Do you have any query? जनरल वाली पूछ रही हूँ, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं। अभी किया है तो कोई बात नहीं। कोई जनरल, किसी को कल के लेसन में से कुछ पूछना है तो बता सकते हैं मुझे। नो प्रॉब्लम, बताएं। कल के लेसन में से किसी को कुछ पूछना है क्या? मैम एक बार रिपीट कर दीजिए पूरा शॉर्टकट में। रिपीट क्या करना है? रिपीट मेन चीज, मतलब हेडिंग वाइज पर्सनल प्रोनाउन में क्या मेन है, फिर इंडेफिनिट डिस्ट्रिक्ट, वही थोड़ा एक बार हम लोग का मतलब रिपीट हो जाएगा। और मेरा सजेशन है आप लोग वीडियो देख लो, है ना, वो ज्यादा ठीक है। वो रिपीटेशन जैसा ही होता है। अगर दोबारा वीडियो देख के हम लोग वो काम कर सकते हैं तो वो अच्छा है ना, हम लोग हमारा समय बचा लेंगे, है ना। तो वो वीडियो तो मैंने आपको फर्स्ट वाला डाल दिया है। देखो, फर्स्ट, सेकंड वीडियो, थर्ड वीडियो आपके पास है, फोर्थ वाला आपको मिल जाएगा। क्लास खत्म हो जाएगी तो एक बार आप उसे देख लो अपनी तरफ से, फिर अगर कोई डाउट रह जाता है तो फिर पूछ लेना, ठीक है। ऐसा कर लो, बेस्ट वे है, सबसे अच्छा तरीका है। उसमें क्या होगा कि हमारा टाइम भी सेव हो जाएगा और आप लोग एक स्पेसिफिक डाउट्स निकाल के लाएंगे ना, तो वो और भी ज्यादा डिटेल्ड होगा कि हाँ भाई सब कुछ समझ में आया लेकिन ये नहीं आया है। देखो, खुद समझना और सुनकर समझना, जैसे सुन लिया मैंने बता दिया, अब वो आप खुद भी समझते हो ना, ये भी एक अच्छा प्रोसेस होता है ना। ठीक है, एक बार ऐसा करेंगे। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके, ये चीज किसने बोली थी? आई थिंक सोनी हैज स्पोकन दैट। इसका मैम डाउट क्लास कब से स्टार्ट Yes, हुई? कितनी ma'am. देर पहले स्टार्ट हुई क्लास मैम? क्लास अभी शुरू हुई है, थोड़ी देर पहले। ओके, मेरे को लेट एंट्री मिली। नहीं, आप वो दूसरी क्लास में एंट्री ले रहे थे, लेकिन क्लास अभी थोड़ी देर आपने लेट, शायद इस वाली क्लास में आपने लेट रिक्वेस्ट भेजी होगी, ऐसा हुआ। सोनी का क्वेश्चन था। इज इट ओके सोनी? Okay. एक बार आप वीडियो देखिए, काइंड ऑफ रिपीटिशन ही होता है वो, उसको देख लीजिए। और अगर कोई मैम आ confusion गया, हो- क्लियर है।
बस थोड़ा एक बार सोच रहे थे रिपीट, तब भी हम रिपीट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ हाँ, वही बोल रही है, एक बार देख के रिपीट करो उसको, फिर लगता है तो अपन एक बार और उसे डाउट्स पे काम कर लेंगे, ठीक है। चलिए, और कोई ऐसा किसी को कोई डाउट है किसी तरीके का? चलिए, so once again very good evening to all of you. Today I'm going to start with the tense, है ना। आज मैं tense शुरू कर रही हूँ। कोई ऐसा तो नहीं है जो पहले से कुछ रिमेनिंग तो नहीं है, किसी का कोई परफॉर्मेंस तो नहीं रह गया है? एनीथिंग, कोई ऐसा कुछ भी जो रिमेनिंग है? नो मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज मैं आप लोगों को टेंसेस के बारे में, आई वांट टू स्टार्ट टेंसेस दिस टाइम। और टेंसेस मैंने जो है, आज मैं आपको पूरे टेंसेस जो होते हैं, और पूरे टेंसेस का मेरा मतलब है कि टेंसेस कौन कौन से होते हैं और उनका एग्जैक्टली कैसा कैसा स्ट्रक्चर होता है, आज हम उस बारे में बात करेंगे। और आप लोग चाहें तो इसे कहीं पे थोड़ा बहुत नोट डाउन करना चाहें, सो यू कैन डू दैट। लेकिन आप लोग इसके अलावा, आप लोगों को इसके जो चार्ट्स हैं, जो टेंस का चार्ट है, इसके अलावा टेंस का जो वर्ब किसमें कौन सी टेंस में कौन सी वर्ब आती है, उसका जो चार्ट है, ये हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। और ये दोनों चार्ट्स आपको मिल जाएंगे जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों हैं। सो यस, यू विल डेफिनेटली गेट इनटू दैट। चलिए, सबसे पहले हम लोग आज टेंस की शुरुआत कर रहे हैं। आज टेंस हम लोग ओवरऑल पढ़ने वाले हैं, कल से फिर डिस्ट्रीब्यूटिव टेंसेस पढ़ेंगे, अलग अलग टेंसेस पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे टेंसेस दो तरीके से। पहला होगा हमारे टेंस में स्ट्रक्चर्स, और दूसरा होगा उनके हिंदी से इंग्लिश में एग्जाम्पल्स। जनरल पढ़ने वाले हम लोग। आज हम लोग टेंस एक एक करके डिवीजन डिस्ट्रीब्यूट करके नहीं पढ़ेंगे, आज हम ओवरऑल पढ़ेंगे। सो शुरुआत करते हैं सबसे पहले। ओके, सो आई होप मेरी स्क्रीन विजिबल है सभी लोगों को। Yes, ma'am. चलिए, मेरे पास ये एक छोटा सा चार्ट है, और ये पूरा चार्ट जो है पूरे टेंसेस का है। इतना छोटू सा है ना? यू विल अंडरस्टैंड कि यहाँ सब कुछ है इसमें। देखो कैसे पता चलेगा। हमने क्या किया, यहाँ पे तीन जो मुख्य टेंसेस हैं उनको रखा, और फिर बाकी जो उनके चार टाइप्स हैं उनको रखा। तीन मेजर जो टेंसेस होते हैं वो होते हैं प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। लेकिन प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर के अलग अलग टाइप्स भी होते हैं। इसका मतलब है हम लैंग्वेज में, भाषा में केवल एक तरह की बात नहीं करते हैं, हम कई तरह की बातें करते हैं। इसीलिए हमें अलग अलग टेंसेस इंग्लिश में सीखने होते हैं। हिंदी में जरूरत नहीं होती, आराम से बोल देते हैं, लेकिन इंग्लिश में हमारे अलग अलग सेंटेंसेस को ट्रांसलेशन की जरूरत पड़ती है। किसको किस भाषा में, किसको किस तरीके से लिखा जाए, किसमें क्या लगाया जाए कि वो सही हो जाए, और एक दूसरे से ये कैसे अलग हो पाएंगे, हमें कैसे समझ में आएगा कि ये है और ये दूसरा इस तरह से है। तो उसके लिए ही ये टेंसेस को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया गया है टाइप्स के अंदर। There are 4 types of tenses, simple और indefinite एक ही होता है, continuous, perfect और perfect continuous। जी हाँ, perfect continuous में perfect और continuous का मिक्सचर होता है, ठीक है। और हम कहेंगे कॉम्बिनेशन इसमें होता है। तो सबसे पहले सिंपल इंडेफिनिट की बात करें तो हमारे पास टोटल 4 टेंसेस होते हैं, टाइप्स होते हैं, 3 होते हैं हमारे पास मेन टेंसेस, और टोटल ये बनाते हैं 12 टेंसेस। मैं गिन के बताऊं तो देखो, 1 2 3, इंडेफिनिट के 3, कंटिन्यूअस के 3, परफेक्ट के 3, एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस के 3, 3 4 12, टोटल 12 टेंसेस होते हैं। और इसका मतलब है हम 12 तरह के सेंटेंसेस यूज करते हैं लैंग्वेज में। हम 12 तरह के सेंटेंसेस यूज करते हैं लैंग्वेज में, जो कि 12 तरह के सेंटेंसेस टेंस के हम यूज करते हैं। बाकी मॉडल्स के भी होते हैं, लेकिन फिर वो अलग तरीके के हो जाते हैं।
तो अगर 12 तरह के सेंटेंस आपको सीख लिए आप लोगों ने, तो आप टेंसेस तो आराम से सीख जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, डिवीजन किया है। क्या डिवीजन किया है कि टेंसेस में स्ट्रक्चर सिंपल होता है। टेंसेस में स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट का, फिर उसमें होती है एक वर्ब, और फिर उसमें होता है ऑब्जेक्ट। तो हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो डिस्कस कर चुके हैं, हमने नाउन भी डिस्कस किया है, हमने प्रोनाउन भी डिस्कस किया है। अब हम वर्ब की बारे में आ गए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको वर्ब के बारे में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन ये देना चाहती हूँ कि वर्ब की फॉर्म्स होती हैं, है ना। वर्ब की फॉर्म्स होती हैं जो इस चार्ट के बाद मैं आपको बताने वाली हूँ। वर्ब बेसिकली 5 फॉर्म्स में डिवाइड है। जितनी भी हमारी वर्ब्स होती हैं वो 5 फॉर्म्स में डिवाइड होती हैं, चाहे वो एक्शन वाली हो, चाहे वो पोजेशन वाली हो, चाहे वो स्टेट वाली हो। आप लोग ये जानते हैं, आपने इज एम आर की भी सारी फॉर्म्स जानी हुई हैं, आपने हैज और हैव की भी सारी फॉर्म्स जानी हुई हैं, आप डू एंड डस की भी सारी फॉर्म्स जानते हो। फिर भी मैं आपको इन जनरल बता देती हूँ। वर्ब की 5 फॉर्म होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही जाने जाते हैं, आप लोगों से V1, V2, V3 भी कहते हैं, लेकिन लिखा जाता है V1, V2। बोला जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, लाइक दैट, है ना। तो अब हम जब वर्ब की बात करते हैं तो ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट फॉर्म होती है वर्ब की, वो ओरिजिनल है। मतलब जो वर्ब जिस नाम से जनरली जानी जाती है, उसका जो फर्स्ट नेम है, तो उसको जिस नाम से आप जानते हो, शुरू से जानते हो, वही फर्स्ट फॉर्म होती है। बाकी सब फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ आईएनजी फॉर्म्स में डिवाइड हो जाती हैं। ठीक है, इतना आप लोगों ने डिटेल में, क्योंकि वर्ब को हो सकता है कुछ लोगों ने देखा हो, कुछ लोगों ने नहीं देखा हो, है ना। तो वर्ब को समझने के लिए पहले उसके फॉर्म्स पे थोड़ा सा काम कर लेते हैं, और उसके बाद जब फॉर्म्स पे काम हो जाता है तो फिर हमें क्लियर हो जाता है कि वर्ब्स जो है वो कौन से टेंस में कौन सी लगाई जाती हैं। तो यहाँ पर हम लोग अभी थोड़ा सा वर्ब के बारे में भी समझ लेते हैं, उनकी फॉर्म्स के बारे में समझ लेते हैं। मैंने क्या किया है, एक चार्ट है मेरे पास में जो कि वर्ब की सारी फॉर्म्स के बारे में हमें जानकारी देता है। वो चार्ट मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आज हम सब चार्ट, आलू चार्ट, छोला चार्ट, ये चार्ट, वो चार्ट सब पढ़ने वाले हैं। ओके, इस शीट को बहुत ध्यान से देखिए। ये शीट को हम लोग वर्ब शीट कहते हैं। ये एबीसी की वर्ब शीट है। इसमें 100 वर्ब्स हैं। कितनी? 100। देखो, एक से लेकर सी देयर आर 100 वर्ब्स। जी हाँ, इसको हमने डिवाइड नहीं किया है। डिवाइड कैसे करना होता है? देखो, इसका डिस्ट्रीब्यूशन 2 तरीके से होता है। बताओ कौन कौन सा तरीका है, बताती हूँ। पहला जो तरीका होता है इसका, इन जनरल बता देती हूँ। पहली जो इसकी वर्ब होती है वो कहलाती है कि प्रेजेंट टेंस या फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की सेम होती है, लेकिन वर्ब डिस्ट्रीब्यूट की जाती है 2 तरीके से। एक वर्ब कहलाती है रेगुलर वर्ब, एक वर्ब कहलाती है रेगुलर वर्ब, दूसरी वर्ब कहलाती है इर्रेगुलर वर्ब। कई लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि रेगुलर और इर्रेगुलर क्या कह रहे हो आप। तो मैं बताती हूँ। वर्ब आपने सुना होगा, फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है, वो तो होती है। पर वर्ब जो है, फिर आपने सुना होगा कि यार वर्ब हेल्पिंग वर्ब होती है, मेन वर्ब होती है। मैं वो भी कह रही हूँ, आपने वो भी सुना होगा। लेकिन वर्ब रेगुलर और इर्रेगुलर भी होती है। मैं बताती हूँ ये रेगुलर इर्रेगुलर क्या है। देखो, वर्ब की फॉर्म्स 5 होती हैं, तो वो उन्हें वर्ब फॉर्म कहते हैं। ठीक है, सेंटेंस के स्ट्रक्चर में वर्ब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है, तो उन्हें हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब कहते हैं। वो सेंटेंस स्ट्रक्चर में आती हैं, वो भी क्लियर हो गया। अब बात करते हैं रेगुलर इर्रेगुलर वर्ब। तो ध्यान रखिएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को बिल्कुल बिना टच किए आप कुछ मत बोलिए, लेकिन सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए हर वर्ब में हम या तो ईडी लगाते हैं या फिर कुछ और लगाकर उनका सेकेंड थर्ड फॉर्म बनाते हैं। कुछ और लगाकर उनका सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं।
जी हाँ, यहाँ पे कौन सी बात हो रही है, ना हेल्पिंग वर्ब की बात हो रही है ना मेन वर्ब की, वो स्ट्रक्चर में सीखते हैं, ना वर्ब की फॉर्म्स की बात हो रही है, सारी फॉर्म्स की बिल्कुल बात नहीं हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है रेगुलर और इरेगुलर, तो वो वर्ब्स जिनमें ईडी लगाकर सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाई जाती है, ईडी जैसे डिसाइडेड, प्लेड, ये जो वर्ब होती हैं ईडी लग के सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाई जाती है, उन्हें हम कहते हैं रेगुलर वर्ब। और जिनमें कुछ और लगाकर सेकेंड और थर्ड फॉर्म लगाई जाती है उन्हें हम कहते हैं इर्रेगुलर वर्ब्स। ठीक है, इसका मतलब है रेगुलर और इर्रेगुलर का फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म से कोई मतलब नहीं है। इन दोनों का मतलब है फर्स्ट सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म से, दोनों से मतलब है दोनों का। तो कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिनमें हम ईडी लगाते हैं, इनका कोई रूल नहीं है, इन्हें याद ही करना होता है। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनमें हम सेकेंड थर्ड फॉर्म लगाकर ईडी नहीं लगाते, कुछ और लगाकर बनाते हैं, वो इरेगुलर होती है, इसका भी कोई पर्टिकुलर रूल नहीं होता है। बस आपको ये ध्यान रखना है, याद करना होता है कि PLAY में हम ईडी लगाते हैं, चाहे सेकेंड फॉर्म हो चाहे थर्ड फॉर्म हो। ठीक है, इरेगुलर वर्ब गो है तो हम लोग क्या करते हैं, मैं दोनों लिख देती हूँ। प्लेड सेकेंड फॉर्म है, प्लेड थर्ड फॉर्म भी है। कुछ लोग सोच रहे होंगे फिर इसकी आईएनजी फॉर्म फोर्थ फॉर्म क्या है, भाई प्लेइंग है, आपको पता है ये वाली बात है ना, तो इससे कोई लेना देना नहीं है, आईएनजी सब में आईएनजी लगता है। अच्छा, प्लेज, भाई किसी में एस लगता है किसी में ईएस लगता है, पर वो सिंगुलर फॉर्म है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्स्ट फॉर्म आप ऑलरेडी जानते ही हैं, इसकी क्या होती है, प्ले, प्ले से कोई, भाई प्ले तो प्ले है, उसका कोई लेना देना नहीं है। तो याद रखेंगे रेगुलर इरेगुलर वर्ब डिसाइड होती हैं वर्ब की सेकेंड और थर्ड फॉर्म से। तो ये रेगुलर वर्ब है क्योंकि इसमें ईडी लगाकर बनाया जाता है, लेकिन इरेगुलर वर्ब वर्ल्ड की नोन वर्ब है, आप जानते हैं गो। ठीक है, अब बताओ कभी आपने ऐसा लिखा है क्या, यस और नो में बताओ, गोड कभी ऐसा बोला है, गोड, गोइंग, No, ma'am. and goes, थैंक यू सो मच सर। तो गोज आपने जवाब तो दिया कम से कम, क्योंकि हम लोग आजकल बोलते भी नहीं है, गोज है ना। तो देखिए यहाँ पर गो तो गो ही है, गोज तो गो ही है, गोइंग भी गोइंग है, लेकिन आपने कभी नहीं देखा होगा गोड एंड गोड, आपने हमेशा देखा होगा गो फर्स्ट फॉर्म है, गो की सेकेंड फॉर्म है वेंट, गो की सेकेंड फॉर्म है वेंट, और गो की थर्ड फॉर्म है गॉन, गॉन, GOEN, गॉन। यही चीज डू, डिड, डन, डूइंग और डज में होता है। यही चीज जो है वो आप चाहें तो दूसरे किसी वर्ड में ले सकते हैं, जैसे बाय खरीदना, बॉट, बॉट, बाइंग और बाइज, कोई रूल ही नहीं है ना। तो ऐसे इन रेगुलर और इरेगुलर वर्ब बनाने के कोई रूल नहीं होते हैं, लेकिन इन्हें याद करके आप इनको सेट कर सकते हो। तो मैंने क्या किया है, 100 वर्ब्स हैं, मिक्स हैं, कुछ रेगुलर हैं कुछ इरेगुलर वर्ब्स हैं। रेगुलर और इरेगुलर का मतलब ऐसा नहीं है कि जो रोज यूज हो रही हैं वो रेगुलर हैं, जो कभी कभी यूज हो रही हैं वो इरेगुलर हैं, जी नहीं, है ना। हम बात कर रहे हैं वो वर्ब जिनमें ईडी लगता है वो रेगुलर कहलाती हैं, जिनमें ईडी नहीं लगता है, कुछ और लगता है, क्या लगता है, बहुत सारे हैं इसलिए कुछ और लगता है, और इसलिए वो कहलाती है इरेगुलर। मैंने दोनों मिक्स किया हुआ है, आपको कहीं कहीं एग्जाम्पल बता देती हूँ। देखो मैंने आस्क लिखा, आस्क की फर्स्ट फॉर्म आस्क है, ये वाली लाइन फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म फोर्थ फॉर्म को बताती है, इसकी फिफ्थ फॉर्म मैंने इसके नीचे ही लिखी है, जल्दी समझ में आ जाता है कि आस्क में एस लगता है। ठीक है, आस्क का मतलब होता है पूछना, पूछना, इसकी सेकेंड फॉर्म होती है आस्क्ड, देखो रेगुलर वर्ब है क्योंकि ईडी लगा है, आस्क्ड एंड आस्किंग। अच्छा, इसकी सिंगुलर फिफ्थ फॉर्म है आस्क्स, उसी के नीचे लिख दिया है मैंने। ठीक है, यहाँ आ जाइए, अवेक, अवेक मतलब होता है जागना, एग्जैक्टली जो वेकअप का मीनिंग होता है वही अवेक का होता है, जो वेकअप का मीनिंग है वही अवेक का मीनिंग है। ध्यान से देखें, अवेक मतलब जागना, इसकी सेकेंड फॉर्म अवोक है, कहाँ से आई मुझे नहीं पता, कैसे बनी किसी को नहीं पता, बट है,
तो अवोक है, नहीं लगा ईडी इसमें, रूल है, नहीं लगा, बस ऐसे ही लर्न कर लेना है, ये इरेगुलर वर्ब है, ठीक है। और यहाँ पे थर्ड फॉर्म अवेकन है, अवेकन कैसे लग गया वो भी नहीं पता, बस बन गया है ये पता है। अवेकिंग इसकी आईएनजी, आईएनजी सबकी सेम होती है, आईएनजी ही लगाना होता है, दैट्स ऑल। और इसकी सेकंड फॉर्म सॉरी इसकी फिफ्थ फॉर्म है अवेक्स, ठीक है। लेकिन ये देखो बेद रेगुलर वर्ब है, बॉयल रेगुलर वर्ब है क्योंकि बॉइल्ड बॉइल्ड है, बेक रेगुलर वर्ब है क्योंकि बेक्ड बेक्ड है। लेकिन लेकिन मैम ये बीच बात जो की है, स्पेलिंग, बात की सॉरी BATHE बात है क्या मैम ये? अभी बताऊंगी मैं आपको, है ना? बात मतलब नहाना है, वो बेद है, उसकी बात की वर्ब फॉर्म है बेद, BATHE, देखिए ओके बात मैम। की वर्ब फॉर्म है, टेक अ बात बोलने की जगह बोलिए आई बेद, वर्ब फॉर्म है नहाने की, BATHE बेद। अच्छा बीच, बीच मतलब होता है, दो मीनिंग होते हैं, इंडिया ने किसी को हराया तो वो हराना हो गया, जैसे ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान को हरा दिया मैच में, दूसरा किसी ने किसी को मारा, तो दोनों का मीनिंग बीच होता है। बीच की सेकेंड फॉर्म बीच है, अब क्या रूल लगा के बनाई है किसी को नहीं पता है, एंड थर्ड फॉर्म बीचन है, तो ये इरेगुलर है, ठीक है। तो इन वर्ब्स को हम रेगुलर और इरेगुलर कहते हैं। ध्यान रखेंगे वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं, प्रेजेंट टेंस को फर्स्ट फॉर्म कहते हैं, पास्ट टेंस को सेकेंड फॉर्म कहते हैं, थर्ड फॉर्म कहा जाता है जो परफेक्ट टेंसेस में लगता है, फोर्थ फॉर्म कहा जाता है, इसके अपने अपने ग्रामर में नाम भी हैं, मैं बता देती हूँ ग्रामर के नाम, आप लोग चाहे तो याद रखिए, चाहे तो भूल भी जाइए, लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ याद रखिए। पास्ट पार्टिसिपल है तो थर्ड फॉर्म है, प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब आईएनजी होता है, फोर्थ फॉर्म है, और अगर सिंगुलर वर्ब है तो एस या ईएस लगता है, ये फिफ्थ फॉर्म होती है, इसी से मिलकर बनती है, तो मैंने नीचे लिख दी है, ठीक है, अलग से उसको नहीं लिखा है, क्लियर है। ये हो गई वर्ब की फॉर्म्स। अब ये सारी फॉर्म्स बनाई इसलिए गई हैं क्योंकि अलग अलग टेंसेस में अलग अलग वर्ब लगाई जाती हैं। फिर से टेंस की तरफ वापस आते हैं, ये वर्ब शीट आपको मिल जाएगी, आपको बस वर्ब शीट लर्न करनी है, रोज 10 वर्ड लर्न कीजिए, लर्न हो जाता है, लर्न रोज डेली 10 वर्ड्स, ओके। चलिए, तो अब वर्ब की कितनी फॉर्म्स हो गई? 5। अब 5 फॉर्म्स को यूज करना है अलग अलग टेंसेस में। सबसे पहले मैंने रेड करके लिखी है मेन वर्ब्स, हर टेंस में एक मेन वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल थोड़ा अलग होता है, प्रेजेंट सिंपल को इंडेफिनिट भी कहते हैं, सामान्य काल, जिसमें हम प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर तीनों पढ़ते हैं। अच्छा, कुछ लोगों को नहीं पता होता है टेंसेस क्या होता है, मैं बताऊं, टेंसेस होता है वर्ब का या किसी भी एक्शन का टाइम के साथ कॉम्बिनेशन, किसी भी वर्ब या एक्शन का टाइम के साथ कॉम्बिनेशन कहलाता है टेंस। जी हाँ, कोई भी काम हो रहा, कोई भी काम हुआ, एक्शन और उस टाइम को कॉम्बिनेशन को हम टेंसेस कहते हैं, इसी को टेंस कहते हैं। कई लोगों को पता नहीं होता टेंस क्या होता है। टेंस का मतलब हिंदी में आप काल समझते हो, बिल्कुल सही है। काल क्या है? समय प्लस एक्शन, इन दोनों की कॉम्बिनेशन को टेंस कहते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट को ध्यान से देखें। तो सिंपल प्रेजेंट में हमेशा स्ट्रक्चर सिंपल होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इसमें मेन वर्ब लगती है फर्स्ट फॉर्म, और सिंगुलर के साथ लगता है एस और ईएस फॉर्म। इसका मतलब है फर्स्ट फॉर्म का यूज है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और एस और ईएस का यूज भी है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, मतलब हम दो वर्ब का यूज करेंगे एक ही टेंस में। अब आप सोच रहे होंगे मैम ऐसा क्यों करेंगे, तो ये डिटेल में तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ेंगे, फिर भी छोटा सा बता देती हूँ। प्लूरल के साथ लगेगा फर्स्ट फॉर्म, सिंगुलर के साथ लगेगा फिफ्थ या एसईएस फॉर्म, आई के साथ भी लगेगा फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अच्छा, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब बाद में सीखेंगे। अब बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल की, बात हो गई, इसका मतलब है प्रेजेंट सिंपल में मेन वर्ब दो लगेंगी, एक लगेगी सिंगुलर के साथ एसईएस फॉर्म, दूसरी आई एंड प्लूरल के साथ फर्स्ट फॉर्म,
फर्स्ट फॉर्म मतलब जिस नाम से वर्ब जानी जाती है, मतलब गो का गो ही रहेगा, कम का कम ही रहेगा, ऐसा। फिर बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट। लेट अस टॉक अबाउट पास्ट इंडेफिनिट नाउ, है ना। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट की मेन वर्ब होती है सेकंड फॉर्म। जी हाँ, कई लोगों को लगता है पास्ट इंडेफिनिट बनता कैसे है? सेकंड फॉर्म से बनता है। इसका मतलब है प्रेजेंट इंडेफिनिट की जहां फर्स्ट फॉर्म लगती है, एस की एस फॉर्म लगती है, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट बनाना हो तो उस हमेशा वो फॉर्म लगती है। वेंट देखी थी, वेंट यहाँ पर लगेगी आगे, ठीक है। और याद रखें कि अगर वेंट यहाँ लग रहा है, इसका मतलब है कि वो सेकंड फॉर्म है, पास्ट का सेंटेंस है। जैसे प्लेड, तो प्लेड की सेकंड फॉर्म प्लेड होती है, यहाँ लगेगी, ठीक है। डायरेक्ट लगेगी, सब्जेक्ट के ठीक बाद सेकंड फॉर्म लगेगी, ठीक है। अब दूसरा थर्ड आ जाते हैं, फ्यूचर सिंपल की तरफ आ जाते हैं। फ्यूचर सिंपल में क्या लगता है? वेरी सिंपल। फ्यूचर सिंपल में लगती है फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म के ठीक पहले लगता है विल एंड शैल। आपको पता है, हम विल लगा लें या शैल लगा लें, आई और वी के साथ शैल भी चलेगा, तो उसके बाद फर्स्ट फॉर्म लगती है। अगर फर्स्ट फॉर्म ही लग रही होती तो फिर प्रेजेंट सिंपल और फ्यूचर सिंपल में कोई डिफरेंस नहीं होता, लेकिन डिफरेंस किसने बना दिया? इस विल और शैल, ठीक है। तो फिर से बताती हूँ, प्रेजेंट सिंपल में हमेशा फर्स्ट फॉर्म या एस और ईएस फॉर्म लगती है, पास्ट सिंपल में हमेशा सेकंड फॉर्म लगती है, फ्यूचर सिंपल में हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है, लेकिन उसमें हेल्पिंग वर्ब भी लेती है, हमेशा लेती है विल और शैल, इसीलिए वो पता है कि फ्यूचर सिंपल है, ठीक है। कंटिन्यूअस टेंस बहुत सरल होता है, इसमें हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज होता है। फोर्थ फॉर्म को हम आईएनजी फॉर्म कहते हैं। सारे टेंसेस में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप सोच रहे होंगे पता कैसे चलेगा कि कौन सा कंटिन्यूअस है, कौन सा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, कौन सा पास्ट कंटिन्यूअस है, कौन सा फ्यूचर कंटिन्यूअस है? वो हम हेल्पिंग वर्ब से सीख जाते हैं। हम हेल्पिंग वर्ब से समझ जाते हैं कि वो या पास्ट कंटिन्यूअस है या फ्यूचर कंटिन्यूअस है, ठीक है। लेकिन आईएनजी फॉर्म ही यूज होगी, जिसको फोर्थ फॉर्म कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं थर्ड फॉर्म का यूज क्या है, कई लोगों को नहीं क्लियर होता है। थर्ड फॉर्म का यूज हम परफेक्ट टेंस में करते हैं। पूरे परफेक्ट टेंसेस में 3 परफेक्ट टेंसेस होते हैं, तीनों में लगती है थर्ड फॉर्म। देखो, फर्स्ट फॉर्म का यूज है, सेकंड फॉर्म का यूज हो गया, फोर्थ फॉर्म का भी यूज हो गया, फिफ्थ फॉर्म का पहले ही यूज बता दिया, अब थर्ड फॉर्म भी आ गई, सारी फॉर्म्स खत्म हो गई। थर्ड फॉर्म हमेशा परफेक्ट टेंस में लगती है। फिर से क्वेश्चन है कि थर्ड फॉर्म पहचानेंगे कैसे, कौन सा परफेक्ट टेंस है? हेल्पिंग वर्ब बता देगी कि ये प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर है, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो मान के चलो जहां कंटिन्यूअस है वहां आईएनजी नहीं होगा तो नहीं बनेगा। कंटिन्यूअस है तो आईएनजी आईएनजी आईएनजी। दोनों में डिफरेंस क्या है? कंटिन्यूअस वाले आईएनजी में और परफेक्ट कंटिन्यूअस वाले आईएनजी में डिफरेंस है हेल्पिंग वर्ब का, ठीक है। डिफरेंस है हेल्पिंग वर्ब का। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये सब लर्न करना होता है? बिल्कुल। जैसे एल जेब्रा के हमें फॉर्मूलाज लर्न करने होते हैं, ज्योमेट्री के हमको एंगल्स एंड उनके फॉर्मूलाज लर्न करने होते हैं, हमें साइंस में इक्वेशंस लर्न करनी होती हैं कि भाई CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ही है, और HO2 मतलब वाटर है, O2 मतलब ऑक्सीजन है। और अगर कभी आपको बनाना हो कुछ भी, आपने बोला कि भाई वाटर का फॉर्मूला क्या है, तो H2 + OH2O, ये सब सीखा है आप लोगों ने, पहले से नहीं पता था, आपने लर्न किया कि इसको ये कहते हैं। आपको पता है कि साइन थीटा, कॉस थीटा, जब आप मैथमेटिक्स पढ़ते थे या अभी भी पढ़ते होंगे, सबके अपने खुद की प्लेस वैल्यूज हैं, ये चीजें आपने सीखी हैं। इसी तरीके से आपको ये भी सीखना ही होता है। ये इसको रटना ना कह के इसे कहते हैं सीखना, है ना। तो ये फॉर्मूला मैंने आपको इसलिए दिए हैं ताकि आप इनका शॉर्ट समरी से ये समझ जाएं कि इस टेंस में ये वर्ब लगती ही है। जिन जिन को कंफ्यूजन है वो ये समझ जाएं कि आईएनजी फॉर्म कंटिन्यूअस में लगती है, थर्ड फॉर्म परफेक्ट में लगती है। जहां तक बात रही इंडेफिनिट टेंस की, हाँ भाई वो इंडेफिनिट है ना, अनिश्चित है, फर्स्ट फॉर्म भी लग रही है, सब्जेक्ट अलग अलग होंगे,
सेकंड फॉर्म बस ये अकेला है जिसमें कॉमन है, लेकिन थोड़ा सा चेंज होगा, बताऊंगी अभी। और विल और शैल के बाद फर्स्ट फॉर्म है, थोड़ा ये भी अलग है। इंडेफिनिट ही अलग है, बाकी तीनों की तीनों टेंसेस बहुत सिंपली हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से इनको अलग अलग समझ सकते हैं, एक ही वर्ब लगने वाली। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब क्यों समझना है? क्योंकि इनके बिना सेंटेंस समझ में नहीं आएगा, इनके बिना टेंस समझ में नहीं आएगा, तो हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है। जरूरी नहीं है सारे टेंसेस हेल्पिंग वर्ब लें, लेकिन जो लेते हैं वो लिखे हुए हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से। प्रेजेंट सिंपल जो है वो पॉजिटिव सेंटेंस जब बनाता है ना, तो वो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लेता, वो डायरेक्ट सब्जेक्ट की के बाद या तो उसकी फर्स्ट फॉर्म लेता है, या फिर सब्जेक्ट के हिसाब से वो एस या ईएस फॉर्म लेता है ना। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस और ईएस फॉर्म लेता है। ठीक है, लेकिन जब ये नेगेटिव बनाता है या क्वेश्चन बनाता है, देखो मैंने लिखा है हेल्पिंग वर्ब यूज होती है नॉट बनाते वक्त, क्वेश्चन बनाते वक्त, तो हम इसमें डू और डज लगा देते हैं। जी हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो डू डज लगाएंगे, जब हम क्वेश्चन बनाएंगे, प्रश्नवाचक वाक्य बनाएंगे, इंटेरोगेटिव बनाएंगे, तो हम डू एंड डज लगाएंगे। अब इंटेरोगेटिव आपको समझ में आता है क्योंकि हम पहले दो वर्ब में इसको पढ़ चुके होते हैं। ठीक है, इंडेफिनिट टेंस में रूल थोड़े अलग अलग हैं, इसीलिए उसे अनिश्चित काल कहते हैं, जो निश्चित नहीं है बहुत सारी जगहों पर, इसीलिए इसको थोड़ा सा समझना जरूरी होता है। आप सोच रहे हैं डू और डज अलग अलग क्यों है? फिर से वही फंडा, सिंगुलर है तो डज, आई एंड प्लूरल है तो डू, ये फॉर्मूला हमेशा चलेगा, है ना। अच्छा, पास्ट में आइए। पास्ट में अच्छी चीज है कि हमको डू डज नहीं लगाना होता है, हमको अलग अलग नहीं लगाना, एक ही चीज लगानी है, सेकंड फॉर्म, चाहे फिर वो सिंगुलर हो चाहे फिर वो प्लूरल हो, सबके साथ सेकंड फॉर्म लगेगी। लेकिन हेल्पिंग वर्ब इसमें भी डायरेक्ट नहीं लगती है, वो लगेगी नेगेटिव में या इंटेरोगेटिव में। देखो मैंने वही लिखा हुआ है, हमेशा डिड और डिड लगता है, डिड और डिड, सिर्फ डिड लग जाता है, कोई और नहीं लगाना होता है। अंडरस्टूड है, ये थोड़ा सिंपल टेंस होता है, जल्दी बन जाता है ना। उसके बाद आते हैं फ्यूचर में। फ्यूचर में कुछ नहीं करना है, आपको पता है विल और शैल में ही नॉट लगता है, तो हम लगाएंगे विल शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना। ये हेल्पिंग वर्ब कब लगते हैं? इन दोनों में लगते हैं जब नेगेटिव इंटेरोगेटिव लगाना होता है, इसमें तो शुरू से ही लगा होता है, तभी ये सिंपल है। तो ये भी सिंपल है, ये भी सिंपल है, बस ये वाला जो है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, कभी कभी परेशान करता है, बट लेकिन आप इसको सीख जाएंगे ना तो सारे टेंसेस फटाफट आ जाते हैं। तो ये हमारे सिंपल टेंसेस हैं, इंडेफिनिट टेंसेस हैं। ठीक है, यहाँ आए। अच्छा, इनको अनिश्चित काल इसलिए कहते हैं क्योंकि आप देखोगे ना किसी टेंस में वर्ब चेंज नहीं हो रही है, लेकिन इसमें जगह जगह होती है, कहीं यहाँ लगना है कहीं वहां लगना है, थोड़ा बहुत चेंज होता है, इसीलिए इसको इंडेफिनिट कहते हैं। बाकी सब में सिंपल यूसेजेस हैं, ध्यान से देखें, सिंपल रूल है, सब में आईएनजी लगा दो। अच्छा, प्रेजेंट है तो इजएमआर आईएनजी, इसमें हेल्पिंग वर्ब शुरू से लगती है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव में नहीं, पॉजिटिव में भी लगती है, शुरू से लगती है ना। तो स्ट्रक्चर इसका कैसा बनता है? इसका स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट लगाओ, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाओ, हेल्पिंग वर्ब आपको पता है इजएमआर होती है, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा दो, आपको पता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म आपको आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दो। ध्यान रखना हेल्पिंग वर्ब इसकी इजएमआर होती है, टेंस चेंज करेंगे तो इजएमआर नहीं रहता, वॉज वर्ब हो जाता है, और वॉज वर्ब फ्यूचर में इजएमआर ना होके विल बी शैल बी हो जाता है। ये आप इजएमआर पढ़ चुके हैं पहले, तो उसकी फैमिली पता है आपको। ठीक है, इजएमआर प्रेजेंट में है, वॉज वर्ब पास्ट में है, विल बी शैल बी इजएमआर का फ्यूचर है तो फ्यूचर टेंस में है, लेकिन आईएनजी सभी में है। तो कंफ्यूजन क्लियर है ना, इसमें ज्यादा मशक्कत नहीं करनी होती है, सबसे सिंपल टेंस होता है। परफेक्ट टेंस, ठीक है, परफेक्ट टेंस हो सकता है थोड़ा समझने में प्रॉब्लम जाएगी, लेकिन स्ट्रक्चर सिंपल है इसका। इसमें भी हेल्पिंग वर्ब लगती है, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, कभी कोई चेंज नहीं होता। आप नेगेटिव में भी सेम बनाओगे, इंटेरोगेटिव में भी सेम बनाओगे, बस आपको नॉट लगा देना है या क्वेश्चन लगा देना है। मैं सिंपल एग्जाम्पल लिख रही हूँ, मैं सिंपल स्ट्रक्चर लिख रही हूँ, आप लोग इसके बाकी स्ट्रक्चर्स आगे पढ़ोगे डिटेल में, है ना। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर होती है हैज और हैव, दैट्स ऑल। अच्छा, फॉर थर्ड फॉर्म तो प्रेजेंट में भी है, हैज और हैव लगेगा, समझ जाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट है।
जहां हैड लग गया थर्ड फॉर्म के साथ समझ जाना पास्ट परफेक्ट है, जहां विल हैव शैल हैव लग गया पास्ट परफेक्ट है, थर्ड फॉर्म ही रहेगी। हमने ये हैव और हैज पोजीशन में पढ़ा था एज अ मेन वर्ब, यहाँ पढ़ रहे हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब। उसका काम दूसरा है, सिर्फ हेल्प कर रहा है, टेंस में हेल्प कर रहा है, बाकी मीनिंग उसका कुछ नहीं है। मीनिंग तो ये थर्ड फॉर्म मैडम का है, ये जो लाल कलर की मैडम बैठी हैं यही मेन वर्ब्स हैं टेंसेस की, इन्हीं के लिए हमने वो फॉर्म्स देखा अभी, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, ये सब टेंसेस में डिवीजन के लिए ही बनाए गए हैं, नहीं तो एक वर्ब से काम चलता तो फिर वर्ब फॉर्म्स नहीं बनाए जाते ना। अच्छा, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जहां जहां कंटिन्यूअस है वहां वहां आईएनजी लगता है, लगा हुआ है। हेल्पिंग वर्ब डिसाइड करेगी, शुरू से ही डिसाइड कर लेगी कि वो कंटिन्यूअस है या परफेक्ट कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस में इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है, इसमें हैज बीन और हैव बीन हेल्पिंग वर्ब है। अब कुछ लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि मैम हैज क्यों है इसमें, भाई परफेक्ट टेंस है ना इसलिए हैज का मेंबर लगा दिया है, परफेक्ट का भी तो कोई गुण होना चाहिए, कंटिन्यूअस का आईएनजी, परफेक्ट का हैज, बैलेंस करने के लिए लगा दिया हैज बीन हैव बीन। कई लोगों को ग्रामर नहीं समझ में आती है, मैं आपको बताती हूँ छोटा सा ट्रिक है। कोई लोग सोचेंगे मैम ये बीन क्यों लगा है, आपने कहा था बीन का मीनिंग बाद में बताएंगे, यहाँ पे तो हेल्पिंग वर्ब पे कोई मीनिंग ही नहीं होगा उसका, बिल्कुल सही है, क्यों लगाया बीन, वेरी सिंपल यार, आईएनजी मतलब कंटिन्यूअस हो गया, परफेक्ट मतलब हैज और हैव हो गया, ठीक है। रूल होता है कि आईएनजी जो है ना वो हमेशा बी वर्ब के साथ लगता है और हैज ऑफ के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है, तो क्या करें, क्या करें, हैज ऑफ के साथ में आईएनजी क्या लगाएंगे, आईएनजी डायरेक्ट लगा सकते हैं क्या, नहीं लगा सकते, हैज और हैव के बाद तो थर्ड फॉर्म चाहिए, ठीक है। परफेक्ट कंटिन्यूअस तो बनाना ही है, क्यों बनाना है ये सेंटेंस में बता दूंगी, परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाना है तभी तो ये चाहिए था, तो ध्यान रखना है बैलेंस करने के लिए कंटिन्यूअस का आईएनजी लिया, परफेक्ट का हैज हैव लिया, हैज हैव के बाद आईएनजी नहीं आ सकता था तो थर्ड फॉर्म ही आती थी, इसलिए इजएमआर की थर्ड फॉर्म बीच में घुसा दी और पूरा हेल्पिंग वर्ब तैयार कर दिया हैज बीन और हैव बीन, बिलीव मी, इसीलिए वो बीन लगाई गई है। आप बोलेंगे नहीं समझ आया, सिंपल सी बात है, आईएनजी किसको हमेशा चाहिए, इजएमआर या फिर बी वर्ब, कोई भी बी वर्ब, लेकिन चाहिए उसको। हैज और हैव को हमेशा चाहिए थर्ड फॉर्म, लेकिन हैज और हैव के बाद थर्ड फॉर्म तो परफेक्ट टेंस में आती है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं आ सकती, कंटिन्यूअस के लिए आईएनजी चुरा लिया कंटिन्यूअस के पास से, ठीक है। परफेक्ट के लिए परफेक्ट कंटिन्यूअस चुरा लिया यहाँ लगा दिया, बैलेंस नहीं हो रहा है ना, लेकिन आईएनजी को चाहिए इजएमआर या बी वर्ब, हैज और हैव को चाहिए थर्ड फॉर्म, क्या करें, हैज और हैव को थर्ड फॉर्म दे दी, बी की थर्ड फॉर्म बीन और इजएमआर आईएनजी को भी मिल गई बी की कोई फॉर्म। इस तरह से इंग्लिश वालों ने सोच समझकर ये सेंटेंस बनाया, ये टेंस बनाया है, बड़ा बैलेंस सा टेंस है। अब आप सोचेंगे कंटिन्यूअस में काम चला लेते, इतना क्यों किया, बताऊंगी क्यों किया, इसका सेंटेंस बताऊंगी, है ना। तो ये हो गया आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना। अब जिन लोगों को नहीं समझ में आया हो ना, कभी नहीं आया हो, उनको भी क्लियर हो जाएगा। तो हैज बीन और हैव बीन के बाद लगेगी आईएनजी सारे टेंसेस में, बना दो यहाँ पे, देखो सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे लगेगी हेल्पिंग वर्ब, मैंने हेल्पिंग